और बड़ी खबर पाकिस्तान से मिल रही है। यहाँ के खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा आत्मघाती हमला हुआ है। शाहला जिले में हुए इस हमले में 5 चीनी इंजीनियरों समेत 6 लोगों की मौत हो गई है। हमला उस वक्त किया गया जब चीनी इंजीनियर इस्लामाबाद से खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के दासू में डैम साइट पर अपने कैंप की तरफ जा रहे थे। उसी वक्त विस्फोटकों से भरे एक वाहन ने बस में टक्कर मार दी और इसी के बाद यहां पर बड़ा विस्फोट हो गया। घटना की जो तस्वीर सामने आई है उसमें आप देख सकते हैं कि विस्फोटक के बाद एक वाहन खाई में गिरा हुआ आपको नजर आएगा। चारों तरफ लोग भी यहां पर खड़े हैं। एक हफ्ते के भीतर पाकिस्तान में चीनी हितों पर यह तीसरा बड़ा हमला है। जो कॉन्वॉय था वो 12 गाड़ियों का कॉन्वॉय था। उसमें 2 बसें थी जिसमें चाइनीज सवार थे और एक विड्स जो थी ये जो जिसमें खुदकश बम्बार था ये गया है और उस बस के साथ टकराया जिसकी वजह से वो बस खाई में गिरी है और उसमें 5 चाइनीज़ और एक कोहिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला ड्राइवर था जो कि फौत हो चुके हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हुए एक आत्मघाती हमले में एक पाकिस्तानी समेत चीन के 5 नागरिकों की जान चली गई। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक चीन के वो नागरिक इंजीनियर थे जो वहां सिंधु नदी पर बन रहे एक बांध से जुड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक यह हमला उस वक्त किया गया जब वो लोग एक कार में बैठकर उस प्रोजेक्ट वाली जगह पर जा रहे थे, लेकिन दावा किया गया कि रास्ते में ही उनकी कार पर हमला हो गया। तस्वीरों में दिखा कि आत्मघाती हमले के बाद चीन के इंजीनियरों को ले जा रही वो गाड़ी गहरी खाई में पलट गई। आग की चपेट में आने के बाद उस गाड़ी से धुआं उठता दिखाई दिया। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक ये हमला खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मौजूद बेशम शहर के करीब हुआ। जानकारी के मुताबिक इस हमले में चीन के जिन इंजीनियरों की मौत हुई वो सिंधु नदी पर बन रहे दासू बांध से जुड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, लेकिन बांध की ओर जाते वक्त करीब 80 किलोमीटर पहले ही उनकी कार पर हमला हो गया। दासू बांध को CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत साल 2017 से बनाया जा रहा है और इसमें बिजली उत्पादन के लिए भी एक विशालकाय प्लांट लगाया जा रहा है। लेकिन इस प्रोजेक्ट से जुड़े चीन के नागरिकों को कई बार निशाना बनाया जा चुका है और यही वजह रही कि पाकिस्तान में चीन के ड्रीम प्रोजेक्ट CPEC के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई, क्योंकि कुछ महीनों पहले ही ग्वादर पोर्ट पर हुए हमले के बाद चीन के इंजीनियरों ने हाथ खड़े कर दिए थे और उन्होंने पाकिस्तान में किसी भी प्रोजेक्ट पर काम करने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान में CPEC प्रोजेक्ट पर साल 2013 से ही काम चल रहा है। ये हाईवे, रेल और पाइपलाइनों का करीब 3000 किलोमीटर लंबा रूट है जो चीन के शिनजियांग प्रांत से शुरू होकर पाकिस्तान में बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक जाएगा। इस प्रोजेक्ट के जरिए चीन अरब सागर इलाके पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। यही वजह रही कि इस प्रोजेक्ट पर पानी की तरह पैसा बहा रहे चीन ने पाकिस्तान को मोटा कर्ज दे दिया, लेकिन इस प्रोजेक्ट से जुड़े चीन के नागरिकों पर हो रहे हमलों ने चीन की सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी। हालांकि उसकी फटकार के बाद पाकिस्तान की सरकार ने वहां मौजूद चीन के नागरिकों की सुरक्षा के इंतजाम का पुख्ता दावा किया था, लेकिन इसी बीच खैबर पख्तूनख्वा में हुए हमले ने पाकिस्तान के दावों की हवा निकाल कर रख दी। और पाकिस्तान में हुआ ये कोई अकेला हमला नहीं था, बल्कि वहां के बलूचिस्तान प्रांत में BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी नाम के संगठन के लड़ाकों ने एक नेवल एयरबेस पर धावा बोल दिया। बलोच लड़ाकों के इस हमले में 6 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई और उसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में कोहराम मच गया, क्योंकि बलूचिस्तान के तुर्बत शहर में मौजूद ये नेवल एयरबेस पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नेवल एयरबेस है। इसीलिए इसकी सुरक्षा के लिए वहां कई चीनी ड्रोन भी तैनात किए गए थे। मतलब नेवल एयरबेस की सुरक्षा ऐसी थी कि वहां परिंदा भी पर न मार सके। लेकिन इसके बाद भी बलोच लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड ने इसे निशाना बनाया। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक हथियारों से लैस कई बलोच लड़ाके नौसेना के इस अड्डे में घुस गए। इसके बाद पाकिस्तान की सेना ने उन्हें निकालने के लिए वहां ऑपरेशन शुरू किया। वहां की मीडिया के मुताबिक नौसेना के अड्डे से बलोच लड़ाकों को निकालने के लिए लगभग 8 घंटे तक ऑपरेशन चलाया गया और इसी वजह से पूरा नेवल एयरबेस वॉर जोन में बदल गया। हालांकि किसी तरह पाकिस्तानी सेना ने नेवल एयरबेस में घुसे सभी बलोच लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया। बाद में बलूचिस्तान में आजादी की लड़ाई लड़ रहे बलोच लिबरेशन आर्मी नाम के संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली और चीन के ड्रोन और जहाजों को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। उधर उत्तर प्रदेश के आगरा में एक चलती कार में अचानक आग लग गई और पलक झपकते ही आग की लपटों ने पूरी तरह से कार को अपनी चपेट में ले लिया। देखते देखते कार आग का गोला बन गई। हालांकि गनीमत ये रही कि आग लगते ही कार में बैठे लोग कार से कूद गए, जिससे कि उनकी जान बच पाई। कि उनकी हालत अच्छी नहीं है। बांदा मेडिकल कॉलेज के मुताबिक मुख्तार अंसारी को बीते 4-5 दिन से पेट में तकलीफ थी, लेकिन पेट दर्द के साथ जब मुख्तार अंसारी ने बेचैनी की शिकायत की तो सुबह करीब 4 बजे जेल प्रशासन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचा था और वहां इमरजेंसी वार्ड में उन्हें भर्ती करा दिया। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने मुख्तार अंसारी की कई तरह की जांच की,
डॉक्टरों ने बताया कि 63 साल के मुख्तार अंसारी को रमजान में रोजा रखने की वजह से पेट की परेशानी बढ़ गई। बाद में डॉक्टरों ने उनकी हालत को स्थिर बताया। क्योंकि जेल में बंद मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ने की खबर मिलते ही बांदा से लेकर गाजीपुर तक हड़कंप मच गया। और गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी अपने भाई की तबीयत बिगड़ने की सूचना मिलने पर बांदा पहुंच गए। अफजाल अंसारी मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं और 2019 में उन्होंने बीएसपी की टिकट पर गाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीता था। मुख्तार अंसारी के परिवार ने बांदा जेल प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए, क्योंकि पिछले हफ्ते ही माफिया डॉन मुख्तार अंसारी ने आरोप लगाया था कि जेल में उन्हें धीमा जहर दिया गया है, वो भी जेल में मिलने वाले खाने में मिलाकर। इसे लेकर मुख्तार अंसारी ने अपने वकील के जरिए बाराबंकी की एमपी एमएलए कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र भी दिया था। और उस प्रार्थना पत्र में मुख्तार अंसारी ने सीधे सीधे आरोप लगाया था कि उन्हें मारने के लिए जेल के खाने में कोई जहरीला पदार्थ मिलाकर दिया गया, जिससे उनकी सेहत बिगड़ गई। मुख्तार अंसारी ने बाराबंकी की एमपी एमएलए कोर्ट से अपील की कि डॉक्टरों की एक टीम बनाकर उनका इलाज करवाया जाए। एमपी एमएलए कोर्ट में विधायकों और सांसदों से जुड़े मामलों की सुनवाई होती है। मुख्तार अंसारी ने अपने प्रार्थना पत्र में कोर्ट को बताया था कि 40 दिन पहले भी उनके खाने में जहरीला पदार्थ मिलाया गया था और उन्होंने दावा किया था कि उस खाने को चखने वाले जेल कर्मचारियों की तबीयत भी बिगड़ गई थी। हालांकि बांदा जेल के जेलर ने मुख्तार अंसारी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। जेलर ने बताया कि मुख्तार अंसारी को खाना देने से पहले जेल में तैनात सिपाही और फिर डिप्टी जेलर खाना खाते हैं। जेल के 900 कैदी भी वही खाना खाते हैं। लेकिन मुख्तार अंसारी के वकीलों ने कोर्ट से एक मेडिकल बोर्ड बनाकर जांच की मांग की थी। लेकिन तबीयत बिगड़ने और धीमा जहर दिए जाने की खबरों के बीच लोकसभा चुनाव के माहौल में हर तरफ अंसारी परिवार की चर्चा शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी और उनके परिवार का लंबे वक्त तक सियासी दबदबा रहा। और कहा तो यह भी जाता था कि पूर्वांचल के कई जिलों में मुख्तार अंसारी की ऐसी तूती बोलती थी कि वो जब चाहें, जिसे चाहें और जहां से चाहें चुनाव हरवा और जितवा सकते थे। लेकिन माफिया डॉन, गैंगस्टर और दबंग छवि के अलावा मुख्तार अंसारी और उनके परिवार का रिश्ता महान स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी से भी जुड़ा है। कई मौकों पर मुख्तार अंसारी ने यह दावा किया कि वो आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी मुख्तार अहमद अंसारी के पोते हैं। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी 1920 के दशक में एक बड़े सर्जन थे। उन्होंने तब के मद्रास से मेडिकल की पढ़ाई की थी। बाद में इंग्लैंड से एमएस और एमडी की डिग्री लेकर सर्जरी पर रिसर्च शुरू कर दी थी। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी को गांधी जी का बेहद करीबी माना जाता था। गांधी जी से ही प्रभावित होकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की थी और कहते हैं कि उस वक्त उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए दिल खोल कर दान दिया था। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्थापक सदस्य थे। वो जामिया मिलिया इस्लामिया के कुलपति भी रहे थे। 1936 में निधन के बाद उनको विश्वविद्यालय में ही दफनाया गया था। लेकिन जब तक वो जीवित रहे स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया था। आजादी की लड़ाई के दौरान कांग्रेस में डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी का कद तेजी से बढ़ा। उनकी गिनती 1920 के दशक के कद्दावर कांग्रेस नेताओं में होने लगी थी। और 1926 में डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी को कांग्रेस का अध्यक्ष तक चुन लिया गया था। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी इकलौते ऐसे नेता थे जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के अध्यक्ष बने थे। क्योंकि कांग्रेस का अध्यक्ष बनने से पहले वो 1918 से 1920 के बीच मुस्लिम लीग के अध्यक्ष रहे। लेकिन बाद में जिन्ना से मनमुटाव और मुस्लिम लीग में छिड़ी अंदरूनी लड़ाई की वजह से उन्होंने खुद को मुस्लिम लीग से अलग कर लिया था। मुस्लिम लीग से अलग होने के बाद डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी ने कांग्रेस और गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था। 1930 में जब गांधी जी ने नमक पर टैक्स लगाए जाने के विरोध में सत्याग्रह किया था तो डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी भी उसमें शामिल हुए थे। बाद में जब देश को आजादी मिली तो डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी के सम्मान में पुरानी दिल्ली के दरियागंज इलाके में एक सड़क का नाम अंसारी रोड रखा गया था। इतना ही नहीं, नई दिल्ली का एम्स भी जिस अंसारी नगर में है वो उन्हीं के नाम पर बसाया गया था।